हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकारों की श्रृंखला के अंतर्गत हम आज चर्चा करने जा रहे हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों पर। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने आर्टिकल 28 पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसके अंतर्गत हम अनुच्छेद 29 से 30 पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा बिंदु है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्लास 1, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज, अर्थात अल्पसंख्यक वर्ग के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, एनी सेक्शन of the citizens residing in the territory of India or any part thereof, having distinct language, script or culture, shall have the right to conserve the same. conserve the same कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के निवासी नागरिकों के भारत के राज्य क्षेत्र या इसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, बनाए रखने का अधिकार होगा। बनाए रखने का अधिकार होगा। फ्रेंड्स, यहां पर 3 चीजों पर फोकस किया गया है, भाषा, लिपि और संस्कृति। कहने का तात्पर्य है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग के निवासी नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिनकी अपनी एक विशेष भाषा है, विशेष लिपि है और विशेष संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ये बात कही गई है अनुच्छेद 29 की धारा 1 में। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
हमारा अगला बिंदु है आर्टिकल 29 क्लास 2। आर्टिकल 29 क्लास 2, नो सिटीजन shall be denied admission into any educational institution based on maintained by the state or receiving aid out of the state funds on grounds only religion, race, caste, language or any of them। अर्थात राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली, राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से नागरिकों को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात है, 4 आधार दिए गए हैं, एक धर्म, एक मूलवंश, एक जाति, एक भाषा। तो अनुच्छेद 29 की धारा 2 में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश से नागरिकों को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी प्रकार से, किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 29 की धारा 2 बोलती है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक वर्गों की, अर्थात माइनॉरिटीज पर चर्चा हो रही है। तो आपने देखा कि अनुच्छेद 29 की धारा 1 या धारा 2 इनमें से कहीं पर भी माइनॉरिटी शब्द को, अल्पसंख्यक शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है, इसे परिभाषित नहीं किया गया है। द वर्ड माइनॉरिटी is nowhere mentioned। वास्तव में अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है,
अब ये अल्पसंख्यक कौन होगा, इसका निर्धारण कैसे होगा, निर्धारण करने वाली बॉडी कौन सी होगी, ये तमाम बिंदु जो है ये चर्चा के विषय हैं। तो हम इन्हीं पर चर्चा करने जा रहे हैं कि भाई अल्पसंख्यक कौन होगा। आप ऐसे सोचिए कि अगर किसी राज्य में 100 लोग हैं और उनमें से बहुत से ऐसे समुदाय हैं जिनकी संख्या 50% से कम है, तो ऐसे समुदाय जिनकी संख्या 50% से ऊपर है तो वो तो बहुसंख्यक समुदाय हो जाएंगे। लेकिन ऐसे समुदाय जिनकी संख्या 50% से बहुत कम है, तो ऐसे समुदायों को हम अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं, उनको मान सकते हैं। क्योंकि हमने कहा कि भाई इस शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। और इसके लिए आप ऐसे देखिए, एक केस आया था 1992 में जिसको बोलते हैं सेंट स्टीफेंस केस, और एक है 2002 का केस, इसे बोलते हैं टीएम पाई फाउंडेशन केस। ये दोनों केस अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है, अभी हम चर्चा करेंगे इस पर। तो जैसे भारत की अगर सिचुएशन देखें तो भारत में सिचुएशन क्या है, आप देखिए भारत में क्या कंडीशन है। जो हिंदू है वो है 79.80%, जो मुस्लिम है वो है 14.23%, जो ईसाई है वो है 2.30%, जो ये सिख है वो है 1.72%, जो बौद्ध है वो है 0.70%, जो जैन है वो है 0.4%, जो पारसी है वो है 0.006%। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इनमें से ऐसे समुदाय कौन है जिनकी संख्या 50% से कम है। तो डेफिनेटली हमको एक ये फिगर मिलता है कि भाई ये लेस देन 50% है, लेस देन 50% है। अगर ये लेस देन 50% है तो यही माइनॉरिटी है, अर्थात ये अल्पसंख्यक है। क्योंकि और ये जो आपको मैंने डेटा दिया है, ये आंकड़ा जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, इसका मतलब ये क्या है, ये बहुसंख्यक है। और बाकी ये समुदाय जो है 50% से लेस देन 50% है, तो ये क्या है, अल्पसंख्यक है। अब ऐसे सोचिए कि जब भारत का दो राष्ट्र के सिद्धांत पर, यानी टू नेशन थ्योरी के आधार पर भारत का जब विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान नाम के दो अधिराज्य बने, तो यहां से बहुत से मुस्लिम पलायन कर गए पाकिस्तान को, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। और यहां पर जो कुछ थोड़े बहुत बचे रहे, अब उनके मन में बहुत ही संशय था, वो बड़े डरे हुए सहमे हुए थे। उनको ये लग रहा था कि भाई हम जो मुट्ठी भर लोग बचे हुए हैं, इनकी अपनी एक वेशभूषा है, इनकी अपनी एक पोशाक है, इनका अपना खान पान है, इनके अपने रीति रिवाज हैं, इनकी अपनी संस्कृति, अर्थात इन कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि इनके हितों का संरक्षण कैसे होगा। इनको संविधान सभा में भी इस बात पर बहुत बार चर्चा हुई और बहुत विस्तार से चर्चा हुई कि अब हम जो मुट्ठी भर लोग बचे हुए हैं, अर्थात जो भी समुदाय अल्पसंख्यक है, उनके हितों का संरक्षण कैसे होगा। क्योंकि इनकी अपनी एक विशिष्ट लिपि है, इनकी एक विशिष्ट भाषा है, इनका अपना एक विशिष्ट कल्चर है, और इनके हितों का संरक्षण कैसे हो पाएगा। तो ये संशय बना हुआ था इन लोगों के अंदर। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि ऐसा करते हैं कि आप लोगों के मन में जो ये दुविधा है, इस दुविधा को दूर तभी किया जा सकता है कि इसे हम फंडामेंटल राइट बना देते हैं, यानी आपके हितों के संरक्षण को हम मौलिक अधिकार की में डाल देते हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि आने वाली कोई भी सरकार, चाहे वो बहुसंख्यक ही क्यों ना हो, आपके हितों को कुचल नहीं पाएगी, आपके हितों को जो है अनदेखा नहीं कर पाएगी। इसलिए ये एक बात थी जो हमारे यहां से, अब ठीक इसी प्रकार सिचुएशन आप ऐसे देख लीजिए, बहुत से हिंदू पलायन करके यहां आए, तो अब पाकिस्तान में हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो गया। तो अल्पसंख्यक का आधार क्या है और आधार किसने डिसाइड किया।
तो एक बात याद रखिएगा कि अल्पसंख्यक का आधार, एक केस आया था टीएम पाई, पाई फाउंडेशन कोर्स, केस, वेरी सॉरी, केस, फाउंडेशन केस, ये 2002 का है। और इसमें जो अल्पसंख्यक का आधार बताया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार बताया है, वो आधार, दो आधार इसने बताए हैं। एक है धार्मिक आधार, और एक है भाषाई आधार, यानी अल्पसंख्यक किस आधार पर अल्पसंख्यक, ये रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक बेस पर ये अल्पसंख्यक जो है माने जाएंगे। अब अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें, विश्व के स्तर पर देखें, तो आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ ने 1992 में अपना एक अल्पसंख्यक घोषणा पत्र जारी किया था, यानी यूनाइटेड नेशंस माइनॉरिटीज डिक्लेरेशन था। तो अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो यूएनओ का अल्पसंख्यक घोषणा पत्र, और इस घोषणा पत्र का जो चार्टर है, के आर्टिकल 1, यानी इस आर्टिकल 1 में जो है वो दो आधार दिए गए हैं। यहां पर भी आधार दो ही है, एक है नस्ल का आधार जिसको आप रेस बोलते हो, और एक है भाषा का आधार जिसको आप लैंग्वेज बोलते हो। आपने बहुत सारे विज्ञापनों में, बहुत सारे पोस्टर्स, बैनर्स में देखा होगा, आए दिन हमको दिखाई पड़ता है, वहां लिखा होता है स्टॉप अटैकिंग माइनॉरिटीज, यानी अल्पसंख्यकों पर हमला करना बंद करो। या कभी हमको ऐसा पोस्टर या बैनर दिखाई पड़ता है, ऐसा स्लोगन दिखाई पड़ता है, सेव माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों का जो है संरक्षण कीजिए। तो हमारे मतलब केवल भारत में ही नहीं बल्कि यूएनओ ने भी अल्पसंख्यक घोषणा पत्र जारी किया है। ये 1992 का है, इनका कब का है, 1992 का। तो 1992 में जो यूएनओ ने अपना घोषणा पत्र दिया, जो डिक्लेरेशन दिया, उस डिक्लेरेशन का जो चार्टर का आर्टिकल 1 है, उस आर्टिकल 1 में उन्होंने भी ये कहा कि जो अल्पसंख्यक का आधार होगा वो नस्ल और भाषा होगी, अर्थात रेस एंड लैंग्वेज। ठीक उसी प्रकार हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट ने इसका रेफरेंस लिया, और इसका रेफरेंस लेकर के ये टीएमए पाई फाउंडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो अल्पसंख्यक का आधार होगा वो धार्मिक आधार होगा और भाषाई आधार होगा। बस हमारे यहाँ भाषाई आधार दोनों का सेम है, लेकिन हमारे यहाँ धार्मिक आधार है, यहाँ पर नस्लीय आधार है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, थोड़ी जगह खाली करते हैं। अब देखिए अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान कौन करता है, कैसे होती पहचान, और कौन वो बॉडी है जो इसका निर्धारण करती है। तो आप जानिएगा कि एक 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992, एक हमारे यहां राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 आया, अर्थात नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 1992 की धारा 2C के अंतर्गत, अल्पसंख्यक समुदायों का निर्धारण किया जाता है। यानी ये धारा, जो ये आयोग है, इस आयोग का जो अधिनियम है 1992 का, उस 92 की धारा 2C अल्पसंख्यक समुदाय का निर्धारण करती है। ये अल्पसंख्यक समुदाय का निर्धारण करती है, निर्धारण करती है, अर्थात अधिसूचित करती है। आप इसको अधिसूचित बोल सकते हो,
आप इसको नोटिफाइड बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, नोटिफाइड। यानी अल्पसंख्यक, कौन कौन समुदाय अल्पसंख्यक होगा, इसे नोटिफाई करने का अधिकार किसे है। तो ये इसे और किस तरीके से किया जाएगा, तो इसे नोटिफाई करने का अधिकार, इसे अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को है। और उस किस आधार पे, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C के आधार पर इसको नोटिफाई करने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित इसका थोड़ा पास्ट हिस्ट्री भी है, इसकी पिछला इतिहास भी है। आप जानते हो कि सबसे पहली बार अल्पसंख्यक आयोग कहां बना और किसने बनाया, तो याद रखिएगा 1960 में सबसे पहला अल्पसंख्यक आयोग बना था उत्तर प्रदेश में। बाद में इसी, और इस पर चर्चा इससे भी पहले अगर हम जाएं तो आप जानते हो कि 1953 से 1955 के बीच में राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था, उसमें इस बात की सिफारिश की गई थी। ठीक है। इसके अलावा 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, उसके तहत संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 350 खा जोड़ा गया। और उस अनुच्छेद 350 खा में ये कहा गया कि जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं, इन लोगों के लिए राष्ट्रपति एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा। इसके बाद में 1960 में सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। इसके बाद में अगर हम जाएं तो मोरारजी देसाई की सरकार जब 1978 में थी, तो पहली बार मोरारजी देसाई की सरकार में गृह मंत्रालय ने पहली बार एक अल्पसंख्यकों के लिए संकल्प पत्र पारित किया। इसके बाद में जब 1984 का समय आया इंदिरा जी का, तो उस समय यही अधिकार जो संकल्प पत्र गृह मंत्रालय ने पारित किया था, तो इसके लिए एक अलग से विभाग बना दिया गया और इसको कल्याण मंत्रालय बोलते हैं, वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर इसे डाल दिया गया। और बाद में फिर 1978 में ही पहले इसका नाम हुआ करता था माइनॉरिटी कमीशन, अर्थात अल्पसंख्यक आयोग। बाद में 1992 में इसे जो है सांविधिक दर्जा प्राप्त हुआ, और इसे सांविधिक दर्जा प्राप्त होने के साथ साथ इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम हुआ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इट मींस नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, और इसकी स्थापना 1992 में की गई। और इसकी धारा 2C इस बात की परमिशन देता है कि कौन कौन समुदाय अल्पसंख्यक होंगे और कौन कौन से नहीं। तो देखिए 1993 में इसी धारा 2C के तहत 5 समुदायों को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया, सूचित किया गया। और वो 5 कौन कौन थे, तो सबसे पहला है मुसलमान, दूसरा है ईसाई, तीसरा है सिख, चौथा है बौद्ध और 5वां है पारसी। ये कुल मिलाकर जो ये 5 हैं, इनको नोटिफाई किया था 1993 में। और नोटिफाई करने का काम किसने किया है, तो इसी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किया है धारा 2C के तहत। याद रखिएगा बाद में 2014 में जैन समुदाय को भी जोड़ लिया गया। अर्थात अब कुल मिलाकर इस समय जो है वो 6 समुदाय हैं जो भारत में अल्पसंख्यक है। 2014 में जुड़ने वाला समुदाय कौन है, तो जैन समुदाय है। ये 2014 में से जोड़ लिया गया, और इससे पहले इसको नोटिफाई किया 2014 में, 27 जनवरी 2014 को ये नोटिफाई हुआ था। और इसके पहले केवल 5 समुदाय थे जिनको हम माइनॉरिटी मानते थे। तो अगर प्रश्न ऐसे आए कि पहले कितने समुदाय जो है वो अल्पसंख्यक माने जाते थे, तो हमारा उत्तर होगा 5। और वो कौन कौन से है, सामने आपके लिखा है। और अभी वर्तमान में कितने समुदाय है, तो हमारा उत्तर होगा 6। अगर प्रश्न ऐसे आए कि सबसे बाद में जुड़ने वाला अल्पसंख्यक समुदाय कौन है, तो हमारा उत्तर होगा जैन समुदाय।
और परसेंटेज हम बता ही चुके हैं, मुसलमान 14.23% है, ईसाई 2.30% है, सिख 1.72% है, बौद्ध 0.70% है, पारसी 0.006% है, जैन 0.4% है। तो ये हम परसेंटेज आपको पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। तो ये कुछ राष्ट्र, अब एक बात और देख लेते हैं, जो ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, ये जो आयोग है एनसीएम है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इसमें ये एक बहुसदस्यीय आयोग है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। ये इसकी संरचना है। तो इसके अंतर्गत ये है, हमने देखा। वीडियो अत्यधिक लंबा ना हो जाए इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं, और आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे अनुच्छेद 30 पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।